बूढ़ी माँ ने अपने लालची बेटे बहू को सिखाया सबक। शिक्षाप्रद कहानी। माँ, कैसी हैं आप? कितने दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई। जब भी भैया से पूछता हूँ तो भैया कहते हैं आप मंदिर गई हैं या फिर आराम कर रही हैं। क्या आपको मेरी याद नहीं आ रही थी? माँ, वहाँ सब ठीक तो है? आप अपनी सेहत का ध्यान तो रख रही हैं ना? माँ, मैं कोई नसीहत नहीं दे रहा, पर पहले की बात अलग थी। पापा को इतने पैसे नहीं होते थे तो अपनी इच्छाओं को दबा देते थे, यहाँ तक कि अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं रखते थे। पर आप ये मत करना, आपके तो दोनों बेटे कमाते हैं, फिर आप क्यों करोगी? रोहन फ़ोन पर अपनी माँ आशा जी से कहता है। आशा जी बोली, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हें ईश्वर मेरी भी उम्र दे दे। तुम मेरे लायक बेटे हो और माँ को तो बस बच्चों के सुख से मतलब होता है। तुम्हारे पिता ने अपना पूरा जीवन तुम दोनों के नाम कर दिया। जब तुम दोनों की तरक्की और सुख देखने का वक्त आया तो चले गए, पर मुझे खुशी है कि तुम उस लायक हो। अब बस तुम एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। अगर मैं उस लायक होती तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लेती, पर मुझे पता है तुम्हारा मन इतना सुंदर है कि तुम्हें अच्छी लड़की ही मिलेगी। रोहन बोला, माँ, मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ एक लड़की रहती है, मेरे साथ ही काम करती है। वो स्वभाव में बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल रखती है। पर पता है माँ, उसे माता पिता का प्यार नहीं मिला, बेचारी अनाथ है। आप लोग आ जाते तो शादी कर लेता, पर भैया ने जो आपकी स्थिति बताई है, मुझे नहीं लगता आप यहाँ आ पाएंगी। तो अगर आप इजाज़त दे तो हम मंदिर में जाकर शादी कर लें। आशा जी खुश होकर बोली, नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल कर लो, और मुझे उसकी फ़ोटो दिखाना। मैं आस पड़ोस की सभी औरतों को दिखाऊंगी कि देखो मेरा रोहन दूल्हा बन गया। इतना कहकर आशा जी ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। रोहन बोला, माँ, क्या हुआ माँ? आपकी तबीयत फिर खराब हो गई? माँ, आप डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाती हैं? आशा जी बोली, बेटा, काश कि सुरेश भी तुम्हारी तरह मेरी चिंता करता तो वो बहुत कुछ चाहता है, पर पता नहीं किन ख्यालों में खोया रहता है। रोहन बोला, माँ, जब मैंने भैया को कहा कि माँ को मैं अपने साथ रखता हूँ, तब तो उन्होंने सीना चौड़ा करके मुझे बड़ी बड़ी नसीहत दी थी कि माँ को मैं बेहतर तरीके से संभाल सकता हूँ। अब क्या हुआ? खैर, छोड़िए उन बातों को। मैं आज ही भैया को पैसे भेजता हूँ। मैं तो पहले भी आपके लिए भैया को पैसे भेजता रहा हूँ, क्या आपको बताया नहीं? आशा जी ने सोचा उनके कुछ कहने से कहीं दोनों भाइयों के रिश्ते में दरार ना आ जाए, तो उन्होंने बात को संभाला और बोली, नहीं नहीं बेटा, बहुत ध्यान रखता है। अब तुम पैसे भेज रहे हो तो मैं कल ही उसे कहूँगी कि किसी अच्छे डॉक्टर से मुझे दिखा दे। तुम चिंता मत करो, मैं पंडित जी से पूछकर तुम्हें कोई अच्छा सा मुहूर्त बताऊंगी। उसी दिन मंदिर में जाकर तुम नेहा को मेरी बहू बना लेना। मैं बहुत खुश हूँ। सुरेश और रोहन आशा जी के दोनों बेटे थे। सुरेश को माता पिता ने खूब पढ़ाया और उसे शहर से बाहर जाने के लिए कहा, परंतु वो उस शहर से जाना नहीं चाहता था। रोहन पढ़ाई के बाद बेंगलुरु चला गया और वहीं उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। पिता की मृत्यु के बाद सुरेश आशा जी को अपने साथ रखा, ये कहकर कि वो बेहतर देखभाल करेगा। सुरेश की पत्नी का स्वभाव बहुत ही गर्म मिजाज का था। अगले दिन आशा जी ने सुरेश को रोहन की शादी की बात बताई। सुरेश बोला, अभी क्या ज़रूरत थी शादी करने की? कुछ साल रुक जाता, पैसे जमा कर लेता। अभी बंटी की पढ़ाई में भी इतने पैसे खर्च होते हैं। अब शादी कर लेगा, बीवी आ जाएगी तो
अपने भाई भतीजे पर ध्यान ही नहीं देगा। अब आपने कैसे इजाज़त दे दी? कई बार बोला हूँ, जब दिमाग काम ना करे तो किसी को नसीहत मत दिया करो। आशा जी बोली, बेटा पिछले 3 सालों से वो मेरा और कुछ हद तक इस घर का भी बोझ उठा रहा है। आखिर अपनी ज़िंदगी कब शुरू करेगा? जबकि तुम्हें ना घर का किराया लगता है और ना अनाज पानी पर खर्च होता है, फिर भी तुम अपने भाई के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। आशा जी ने सुरेश से फ़ोन मांगा, फिर बेटे को पंडित जी द्वारा की गई बात बताई। रोहन ने माँ का कहना माना और शादी कर लिया। एक रोज़ आशा जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वह बोली, बेटा सुरेश, मैंने रोहन से कहा था तो उसने कहा था अगले ही दिन तुम्हें पैसे भेज देगा। क्या उसने पैसे भेजा? सुरेश सकपका गया, फिर बोला, हाँ भेज दिया है, 15,000 भेजा है। आपको तो लग रहा होगा जैसे आपका बेटा 1 लाख भेज दिया है। क्यों, आपको हिसाब लेना है? आशा जी बोली, बेटा मैं तो इसलिए कह रही थी कि मुझे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा दो। मेरी खांसी ख़त्म ही नहीं हो रही है। ऐसा ना हो कि कोई और नई बीमारी हो जाए। सुरेश बोला, माँ घर में बच्चे हैं, अगर आपको कोई ऐसी वैसी बीमारी हो गई तो मैं कह देता हूँ आपको मैं वृद्धाश्रम छोड़ दूँगा, और अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है। जब फुर्सत होगी मैं आपको डॉक्टर से दिखा दूंगा। इतना कहकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। सुरेश की पत्नी कोमल आशा जी को फीकी चाय देते हुए बोली, माँ जी चाय थोड़ा कम पिया करो, चीनी बहुत महंगी हो गई है। वह बोली, बहू तुम चिंता मत करो, मुझे चीनी की बीमारी नहीं है, और चाय में थोड़ा अदरक डाल देती तो शायद मेरी खांसी ठीक हो जाती। सुरेश के पास तो वक्त नहीं है, क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलोगी? कोमल बोली, माँ जी आपको क्या लगता है मैं घर में बैठी रहती हूँ? अरे नौकरों के पीछे भी लगना पड़ता है, तब जाकर वो काम करते हैं। आपकी तरह मैं पूरे दिन बिस्तर नहीं तोड़ती हूँ। और तबीयत खराब है तो अपने बेटे से कहिएगा, मैंने आपकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इतना कहकर वो चली गई। न जाने क्यों बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को नसीहत देते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि उसी माँ बाप ने उन्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया। आशा जी बेटे का इंतज़ार करती रहीं। बेटा देर रात तक लौटा तो माँ का मन नहीं किया उसे परेशान करने का। बेचारी बिना खाए पिए चुपचाप सो गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रोहन और नेहा अपनी गृहस्थी बसाने लगे। नेहा समझदार और कोमल हृदय की लड़की थी। वो हर दिन समय निकालकर आशा जी से बात करती थी और अक्सर कहती, मम्मी जी यहाँ भी कोई नहीं रहता, आप हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहती हैं? मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। बेचारी आशा जी जब कभी बड़े बेटे और बहू से छोटे बेटे के पास जाने की बात करती तो वो कभी बच्चों का तो कभी समाज का वास्ता देकर उन्हें नसीहत दिया करते थे और रोक लेते थे। और बेचारी आशा जी नेहा को बहला फुसलाकर मना कर देती थी। धीरे धीरे समय बहुत बीत गया। रोहन की कंपनी का इतना काम उसे मिलने लगा कि वो और नेहा माँ से मिलने नहीं आ पा रहे थे। आशा जी की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। जब भी वो डॉक्टर की बात करती, बेटा मेडिकल से कोई सिरप लाकर दे देता तो कभी बहू अदरक कूट के मुंह में रख देती। रोहन को माँ की खांसी सुनाई देती तो वहाँ से पैसे भेजता और वो पैसे भाई हजम कर लेता। समय बीता। रोहन के एक मित्र की शादी गुजरात में थी। ये जानकर रोहन और नेहा बहुत खुश हुए। रोहन बोला, ये अच्छा मौका है माँ से मिलने का। चलो, शादी गुरुवार की है, शुक्रवार को छुट्टी ले लूँगा, फिर शनिवार और रविवार हमारे पास बहुत वक्त होगा। माँ हमें देखकर खुश हो जाएगी। नेहा बोली,
तो मैं भाभी को खबर कर देती हूँ। नहीं नहीं, अभी किसी को नहीं बताएंगे, उन्हें सरप्राइज़ देंगे। यही सोचकर दोनों तैयारी करने लगे। करीब 1 हफ्ते बाद रोहन और नेहा गुजरात शादी में पहुँचे। शादी खत्म होते होते सुबह हो गई। रोहन और नेहा घर के लिए रवाना हुए। सुबह के 6 बजे बज रहे थे। दोनों ने दरवाजे पर दस्तक दी। सुरेश ने दरवाज़ा खोला। रोहन को सामने देखकर वो हैरान हो गया। रोहन, तुम अचानक? क्या हुआ? तुमने खबर भी नहीं दी। वह आगे बढ़कर भाई से गले मिला और बोला, अरे भैया, अपने घर आने के लिए भी क्या कोई खबर देता है? ये बताओ आप लोग कैसे हो और माँ कहाँ है? माँ, ओ माँ, देख तेरा रोहन आया है। इतना कहकर वह दोनों माँ के कमरे की तरफ चले गए। इधर सुरेश भागकर कमरे में गया और बोला, कोमल, रोहन आया है, जल्दी से उठ जाओ। कोमल की आंखें फटी की फटी रह गई। रोहन और नेहा जब कमरे में गए तो देखा माँ के कमरे में एक तरफ धुले हुए कपड़ों की गठरी थी, एक तरफ गंदे कपड़े का बास्केट था। बिस्तर के बगल में न जाने कितना पुराना बोतल, जिसमें पानी भी 2-3 दिन पहले का था, और माँ औंधे मुंह लेटी हुई थी। रोहन आगे बढ़कर माँ के सर पर हाथ रखते हुए बोला, माँ, ओ माँ, सो रही हो? तुम तो इतनी देर तक नहीं सोती थी। जैसे ही उसने माँ के माथे को स्पर्श किया, वो हैरान हो गया कि उसकी माँ बुखार में तप रही थी। माँ बेटे की आवाज़ से उठी, उसे गले से लगाया और अपने आंचल से मुंह को दबाकर खांसने लगी। आशा जी को इतनी खांसी हो रही थी कि वे अपने बेटे से बात तक नहीं कर पा रही थी। ये देखकर बेटा बहू बहुत हैरान थे। रोहन नेहा को बोला, तुम माँ को पानी पिलाओ, मैं भैया की खबर लेता हूँ। भैया कहाँ हैं आप और भाभी? क्या मायके गई हैं? जैसे ही सुरेश सामने आया, रोहन बोला, इसी दिन के लिए माँ को अपने साथ रखते थे ताकि उसे जीते जी नर्क दिखा सको। अरे मैं वहाँ से पैसे भेजता था, यहाँ खेती के से पैसे आता था, और तो और खुद भी कमाते हो। क्या कमी थी आपको जो माँ की ये हालत कर दी? और भाभी, आपका नाम कोमल, पर आप तो उससे बिल्कुल विपरीत हैं। आशा जी इतनी कमज़ोर थी कि नेहा का सहारा लेते हुए बाहर निकली और बोली, रोहन, तुम उसकी तरह मत बनो बेटा। रोहन अपने आप को रोक न सका और उसने अपने भाई को एक ज़ोरदार तमाचा मारा और बोला, ये मेरी तरफ से नहीं, पापा जी की तरफ से है भैया। मैं आपको उनकी तरह नसीहत नहीं दे रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। आज जो आपने अपनी माँ के साथ किया है, कल को आपका बेटा अगर यही करे तो? रोहन नेहा से बोला, नेहा, तुम तुरंत के तुरंत डॉक्टर को बुलाओ और ज़रूरत पड़े तो माँ को अस्पताल में दाखिल करवाओ। और भैया, मैंने जो आज तक आपको पैसे भेजे थे और खेती से जितने भी पैसे आते थे, उन सभी का मुझे आज रात तक हिसाब चाहिए। इतना कहकर वो माँ को कमरे में ले गया। सुरेश और कोमल माँ के पास आकर माफ़ी मांगने लगे। आशा जी रोते हुए बोली, रोहन, मत कर बेटा, अब तो अंतिम समय आने को आया, जो होना था हो चुका। वह बोला, माँ, बड़े भाई पर हाथ उठाने का पाप मैं कभी नहीं करता, पर आज इनकी हरकतों ने मुझे भी पापी बना दिया। नेहा बोली, मम्मी जी, जिसके पास माँ बाप होते हैं वो उनका महत्व नहीं समझते हैं। कोई मुझसे पूछे कि माँ बाप के ना होने का गम क्या होता है। रोहन बोला, माँ, मैं आज तक भैया से कभी हिसाब नहीं मांगता था, ये सोचकर कि वो आपका ध्यान रखते हैं, पर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। कई बार बच्चों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। आप बस आराम कीजिए। फिर दोनों भाइयों में बहुत बहस हुई। इधर 2-3 दिन तक नेहा ने आशा जी की बहुत ध्यान
रखा तो उनकी हालत बेहतर हुई। नेहा ने जब कोमल को समझाना चाहा तो वो बोली, भूलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, मुझे नसीहत मत दो। अगर इतनी ही चिंता है तो इस बोझ की गठरी को अपने साथ ले जाओ। नेहा हैरान रह गई। नेहा ने बड़े आदरपूर्वक कहा, जेठानी जी, मैं कोई नसीहत नहीं दे रही, पर लालच से कभी कोई परिवार नहीं बनता, बल्कि परिवार और हमारा आने वाला बुढ़ापा दोनों बिगड़ता है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। कोमल गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। बाद में नेहा ने रोहन को सारी बात बताई और बोली, मम्मी जी को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं होगा, इन्हें हम अपने साथ ले चलते हैं। रोहन ने माँ को पूरी बात बताई। उस दिन आशा जी बहुत रोई और बोली, बेटा, मैं ये नहीं सोचती थी कि मेरे दूध का कर्ज बेटा मुझे भूखा रखकर चुकाएगा। माँ की ये बात सुनकर रोहन की आंखें भर आई। माँ के बिना कहे ही वे सब समझ गया। उसने कहा, माँ, जब हम बचपन में गलती करते थे आप हमें सज़ा देती थी। अगर आज आपने भैया को सबक नहीं सिखाया तो कल को आपके जैसी न जाने कितनी ही माँ ऐसे ही बीमार भूखी दुनिया से चली जाएंगी या फिर वृद्धाश्रम के बाहर पाई जाएंगी। क्या आप ये चाहती हैं? नेहा ने आशा जी के कंधे पर हाथ रखा। आशा जी को साहस मिला और उन्हें याद आया कि कितनी मेहनत से उनके पति ने ये घर परिवार बनाया था, जिसे बड़े बेटे बहू के लोभ ने तितर बितर कर दिया। आशा जी ने सब कुछ रोहन पर छोड़ दिया। 2 दिन बाद रोहन आशा जी को लेकर बेंगलुरु जाने लगा। सुरेश ने बहुत हंगामा किया तो रोहन ने पुलिस में खबर कर दी। फिर आशा जी को लेकर वो बेंगलुरु चला गया। कुछ रोज बाद कोर्ट के द्वारा सुरेश को एक कागज मिला जिसमें साफ साफ लिखा था, खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है उसका आधा बंटी की पढ़ाई में खर्च होगा और गुजरात वाला घर आशा जी की रजामंदी से बेच दिया गया है और वो पैसा आशा जी ने अपने चिकित्सा के ऊपर खर्च किया। कोमल और सुरेश ने के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक रोज़ एक कमज़ोर माँ इतनी साहसी हो जाएगी। सुरेश को घर जमीन सबसे हाथ धोना पड़ा। अब एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में वो अपना जीवन यापन करता था। आशा जी दोबारा लौटकर गुजरात कभी नहीं आई। जब तक जिंदा रही रोहन और नेहा ने उनकी पूरी देखभाल की। सीख, अगर माता पिता आपको सब कुछ दे सकते हैं तो छीन भी सकते हैं। बच्चे अपने स्वार्थ में अंधे होकर उनका अपमान और तिरस्कार करते हैं। वह ये भूल जाते हैं कि एक दिन उनके बच्चे भी उनके साथ यही करेंगे जो उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ किया है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।